हेलो स्टूडेंट्स। हिस्ट्री की नई लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम जहांगीर के बाद वाले मुगल रूलर्स पढ़ेंगे। जैसा हमने आपको पता है, लास्ट क्लास में हमने मुगल एम्पायर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने चार मेजर रूलर्स देखे थे, जिसमें हम बाबर कवर कर चुके हैं, हुमायूं कवर कर चुके हैं, अकबर कवर कर चुके हैं एंड जहांगीर कवर कर चुके हैं। सो आज हम देखेंगे जहांगीर के बाद वाले नेक्स्ट रूलर्स, जिसमें हम शाहजहां कवर करेंगे, औरंगजेब कवर करेंगे और औरंगजेब के बाद जो वीक मुगल रूलर्स रहे वो कवर करेंगे। आज की क्लास में हम कंप्लीट मुगल एडमिनिस्ट्रेशंस भी देखेंगे, कुछ सोशल रिफॉर्म सोसाइटीज जो मुगल्स के टाइम पे फॉर्म की गई थी वो भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो एक बार डिस्क्लेमर देख लेते हैं। द इमेज यूज्ड इन आवर साइड डेक आर फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। वी रिस्पेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफ द ओरिजिनल क्रिएटर्स एंड ऑनर ऑफ दीज इमेजेस. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. सो हमारे साइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आपको इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के स्वामी हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो आप कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें। हम छवियों को हटा देंगे। सो स्टार्ट करते हैं शाहजहां से। सो जहांगीर की डेथ के बाद जहांगीर के बड़े बेटे खुर्रम को शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठाया जाता है। सो शाहजहां को खुर्रम के नाम से भी जाना जाता था। शाहजहां का पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां था, जिसका जन्म 1592 को हुआ था, जो 1627 में गद्दी पर बैठा और जिसकी डेथ 1666 में शाहजहां की डेथ हो गई। शाहजहां गद्दी पर 1627 में बैठा था और शासक रहा था 1658 तक, क्योंकि 1658 में इंटरनल रेबेलियन के थ्रू औरंगजेब शाहजहां को कैप्चर कर लेता है और औरंगजेब शासन करना स्टार्ट कर देता है। 1658 तक शासक रहा और 1666 में शाहजहां की डेथ हो गई। सो अर्ली लाइफ की अगर हम बात करें तो शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। इनके फादर जहांगीर थे और इनकी मदर जगत गोसाई थी, जिसे बिल्किस मकानी के नाम से भी जाना जाता था। क्लियर? सो आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर की डेथ होती है 1627 में। तो जहांगीर की डेथ के बाद कुछ टाइम के लिए जहांगीर का एम्पायर नूरजहां संभालती हैं और उसके बाद जनवरी 1628 को आफ्टर अ सीरीज ऑफ स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट विद हिज ब्रदर शाहजहां, जो खुर्रम के नाम से जाना जाता था, मुगल एम्पायर की गद्दी पर बैठता है और शाहजहां का टाइटल अडॉप्ट करता है, जिसका मतलब है किंग ऑफ द वर्ल्ड। सो अपने भाइयों के साथ कई संघर्षों के बाद 19 जनवरी 1628 को शाहजहां गद्दी पर बैठता है। खुर्रम के नाम से जाना जाता था। शाहजहां टाइटल अडॉप्ट किया था, जिसका मतलब था विश्व का राजा। क्लियर? रीजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज देखेंगे हम शाहजहां की। तो शाहजहां की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज कंटिन्यू रही थी प्रीडिसेसर्स की तरह। मींस जो जैसी सेंट्रल पॉलिसीज अकबर के टाइम पे हुआ करती थी, जहांगीर के टाइम पे हुआ करती थी, सेम पॉलिसी शाहजहां के टाइम पर थी। शाहजहां ने मनसबदारी सिस्टम को कंटिन्यू रखा था। शाहजहां के टाइम पे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थी। इसने मुगल एम्पायर को अहमदनगर, महाराष्ट्र तक एक्सपेंड किया था। उसके अलावा बीजापुर और गोलकुंडा को आगे चल के हम देखेंगे कैसे औरंगजेब के टाइम पे कैप्चर किया गया। इकोनॉमिकल पॉलिसीज में शाहजहां ट्रेड और कॉमर्स को प्रमोट करता था। इसके साथ साथ ही एंश्योर्ड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एम्पायर थ्रू वेल रेगुलेटेड रेवेन्यू सिस्टम। तो इसके टाइम पर वेल रेगुलेटेड रेवेन्यू सिस्टम भी हुआ करता था। क्लियर? सो अपने पूर्ववर्तियों की तरह केंद्रीकरण की नीतियों को इसने जारी रखा। मनसबदार प्रणाली को, मनसबदारी सिस्टम को इसने कंटिन्यू रखा। काफी मजबूत सेना थी जिसके थ्रू इसने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया और उसके साथ साथ राजस्व प्रणाली को
मजबूत बनाया। मिलिट्री कैंपेन एंड एक्सपेंशन, जैसा मैंने बताया इसने सदर्न एम्पायर में मिलिट्री कैंपेन किया था जिसमें इसने डेक्कन की टेरिटरीज अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा को जीत लिया था। काफी सारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिवोल्ट्स और कॉन्फ्लिक्ट में भी पार्टिसिपेट किया था, या इसके टाइम पे काफी सारे रिवोल्ट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, बेसिकली जो इंटरनल और एक्सटर्नल रिबेलियंस थे। शाहजहां के पोर्तुगीज के साथ भी काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए थे। अब पोर्तुगीज का रोल कैसे है? पोर्तुगीज लगातार मुगल एम्पायर की सीमाओं में दाखिल हो रहे हैं और लगातार धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं। जैसे पोर्तुगीज ने आते ही गोवा पे कब्जा कर लिया और धीरे धीरे जो वेस्टर्न घाट है वहां पर अपना कब्जा स्टेब्लिश कर लिया था। तो पोर्तुगीज गुजरात, बंगाल में भी कब्जा करना चाहते थे अपने ट्रेड रूट्स हुगली रिवर की वजह से, जिस वजह से शाहजहां के बैटल्स हुई थी पोर्तुगीज के साथ। तो ही fought against Portuguese to control trade routes as Portuguese wants to control Gujarat and Bengal. So गुजरात एंड बंगाल को बचाने के लिए इसने पोर्तुगीज के साथ भी युद्ध लड़े थे। डन। आर्किटेक्चर, शाहजहां को आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है। मुगल एम्पायर में आर्किटेक्चर का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट शाहजहां के टाइम पे हुआ था। आप देख सकते हैं ताजमहल को शाहजहां ने स्टेब्लिश किया था इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल, जो एट प्रेजेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक पार्ट है। सो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, दिल्ली का लाल किला बनाया था, दिल्ली की जामा मस्जिद बनाई थी, लाहौर फोर्ट, दीवाने आम, दीवाने खास इन दिल्ली, रेड फोर्ट। सो काफी सारे बड़े बड़े फेमस मॉन्यूमेंट्स है जो शाहजहां ने बनवाए थे। तभी शाहजहां को फादर ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग मुगल ईरा के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, कई बार ताजमहल से कुछ और पॉइंट्स भी पूछ लेता है। ये सबको पता है ताजमहल आगरा में शाहजहां ने बनवाया था, मुमताज महल की याद में बनवाया था। किसने डिजाइन किया था कि किसने बनवाया था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे जिन्होंने बनाया था ताजमहल को, और उस्ताद ईशा थे जिन्होंने ताजमहल को डिजाइन किया था। क्लियर? कुछ अदर मॉन्यूमेंट्स थे जिसमें रेड फोर्ट था। इसने अपनी कैपिटल दिल्ली शिफ्ट की थी और दिल्ली में आगरा की तरह एक लाल किला बनवाया था जिसके अंदर दीवाने खास और दीवाने आम भी स्टेब्लिश किया था। उसके अलावा इसने वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क विच इज लोकेटेड इन दिल्ली नोन एज जामा मस्जिद एस्टेब्लिश की थी। उसके साथ साथ मोती मस्जिद, शालीमार गार्डन इन लाहौर एंड बहुत सारे सेक्शंस आगरा फोर्ट के अंदर भी एस्टेब्लिश किए थे। सो लाल किला, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद, शालीमार गार्डन इन लाहौर भी शाहजहां ने ही बसाए थे। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि आगरा की जामा मस्जिद किसने बनाई थी? तो आगरा की जामा मस्जिद इसकी बेटी जहां आरा ने बनवाई थी। तो दिल्ली जामा मस्जिद बाय शाहजहां एंड आगरा जामा मस्जिद बाय जहां आरा। नेक्स्ट, सांस्कृतिक संरक्षण। इसकी जितना भी बेसिकली कल्चरल पैटर्नेज है उसमें पर्शियन आर्किटेक्चर ज्यादा देखने को मिलता है। उसके साथ साथ साहित्य, कविता और ललित कलाओं को भी इसने संरक्षण किया जिससे संस्कृति का पुनः जागरण हुआ, रीएसेशनेशन हुआ। सो बेसिकली पोइट्रीज के थ्रू, फाइन आर्ट्स के थ्रू इसने संस्कृति को दोबारा से पुनः जागृत किया। सम वॉर्स। अब मैंने बताया था लगभग 1556-57 के आसपास, 1656 और 1657 के आसपास, ड्यू टू सीरियस इलनेस शाहजहां बहुत बीमार पड़ता है। अब बहुत बीमार पड़ता है तो चारों तरफ ये अफवाह फैल जाती है कि शाहजहां की डेथ हो गई है या शाहजहां अपने अंतिम दिनों में है। सो इसके दो बेटे औरंगजेब और दारा शिकोह, बेसिकली और भी थे, दारा शिकोह के साथ सूजा और मुराद भी थे। सो औरंगजेब और मेजरली दारा शिकोह में बैटल स्टार्ट्स होती हैं जिसमें हम पढ़ेंगे आके बैटल ऑफ धर्मगढ़ और सामूगढ़ वॉर। सो फाइनली इन बैटल्स में औरंगजेब दारा शिकोह को मार देता है और 1658 के आसपास औरंगजेब दारा शिकोह को मारकर शाहजहां को आगरा फोर्ट में कैप्चर करके रूलर बन जाता है। तो शाहजहां को 1658 में फाइनली आगरा फोर्ट में कैप्चर कर लिया गया जहां पर 1666 में शाहजहां की डेथ हो गई। सो वॉर की बात करें, ही फेस्ड अ ब्रूचुअल वॉर फॉर सक्सेशन अमंग हिज सन इन द लेटर ईयर ऑफ हिज रीजन। इसके बेटों के बीच में लड़ाइयां स्टार्ट हो गई थी जिसमें मेजरली दारा शिकोह, सूजा और मुराद एक तरफ थे और औरंगजेब एक तरफ था।
बैटल्स अभी हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी बैटल्स थी। इन बैटल्स में दारा शिकोह, सूजा और मुराद की हार होती है। औरंगजेब जीतेगा, 1658 में रूलर बनेगा और अपने फादर यानी शाहजहां को आगरा फोर्ट में कैद करेगा, जहां पर शाहजहां की 1666 में डेथ हो जाएगी। सो समझते हैं डेथ एंड लेगेसी। तो जनवरी 22 को 1666 में इसकी डेथ होती है और इसको इसकी वाइफ के पास ही, मुमताज महल के तोम्ब के पास ही इसका तोम्ब बनाया जाता है, जो अभी एट प्रेजेंट ताजमहल में है। सो आगरा के अंदर शाहजहां का इसकी वाइफ के पास ही कब्र बनाई जाती है, तोम्ब बनाई जाती है। सो और लेगेसी की बात करें तो ग्रांड आर्किटेक्चर कंट्रीब्यूशन रहा है। बेसिकली आर्किटेक्चर अपने पीक पॉइंट पे रहा था। ये मुगल आर्किटेक्चर के पीक पॉइंट पे ले जाने के लिए सबसे बड़ा हाथ शाहजहां का रहा है, क्योंकि बहुत फेमस फेमस मॉन्यूमेंट्स बनवाए गए थे शाहजहां के टाइम पर। इसे मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन ईरा और गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है। वॉर ऑफ सक्सेशन और इंटरनल स्ट्राइफ की वजह से इसकी फाइनली डेथ होती है। तो उसके बाद के वर्षों के दौरान आंतरिक कलह उत्तराधिकारी के युद्ध ने भविष्य में अस्थिरता के लिए मंच तैयार कर दिया। क्लियर। सो इसकी डेथ के बाद जैसा हमने पढ़ा, दारा शिकोह मुराद को हराकर औरंगजेब अगला रूलर बनता है, जो मुगल एम्पायर में सबसे लंबे समय के लिए अकबर के साथ साथ, मतलब सेम टाइम था अकबर और इसका, सेम समय के लिए दोनों ऑलमोस्ट शासन करते हैं। तो औरंगजेब का जन्म 1618 में होता है, बट 1658 में ये शासक बनता है और 1707 तक ये रूल करता है। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। उसके अलावा महिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब के नाम से भी जाना जाता था। तो समझते हैं औरंगजेब का शासन किस तरह से औरंगजेब का शासन रहा, कौन कौन सी बैटल्स औरंगजेब ने लड़ी। तो सबसे पहले इसका जन्म दाहोद गुजरात में हुआ था, नवंबर 3 1618 को। ये तीसरा बेटा था शाहजहां और मुमताज महल का। तो ये बड़ा बेटा नहीं था, बड़ा बेटा दारा शिकोह था। ये तीसरा बेटा था शाहजहां और मुमताज महल का। एक्सेशन ऑफ थ्रोन, सिंहासन को पाने के लिए इसने अपने भाइयों के साथ युद्ध लड़े थे, अपने फादर को इम्प्रेस कर दिया था। तो ही बिकेम रूलर इन जुलाई 31st 1658 आफ्टर द फियर्स वॉर ऑफ सक्सेशन अगेंस्ट हिज ब्रदर। आगे चल के ये अपने फादर शाहजहां को कैप्चर करेगा और अपने आप को रूलर डिक्लेयर करेगा। क्लियर। ओके। कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी, कैसा रीजन रहा औरंगजेब के टाइम पे। तो सेम प्रीवियस मुगल रूलर्स की तरह इसकी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी सेंट्रलाइज थी। तो कंटिन्यू द सेंट्रलाइजेशन ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके साथ साथ इसने बहुत स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को अडॉप्ट किया था। रिलीजियस पॉलिसीज, बेसिकली प्रीवियसली रूलर्स की तरह ये इतना लिबरल नहीं था धर्म को लेके। ये सुन्नी मुस्लिम, बेसिकली सुन्नी धर्म को मानता था। हिंदुओं के खिलाफ नॉन टॉलरेंट पॉलिसीज थी। इसने 1679 में दोबारा से जिजिया टैक्स को स्टार्ट कर दिया, जिसको हमने प्रीवियसली पढ़ा है अकबर ने बंद कर दिया था। ही रिवाइज द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंट प्रैक्टिस बाय द प्रीडिसेसर। तो अपने पूर्ववर्तियों द्वारा अपनाई गई धार्मिक सहिष्णुता की नीति को इसने पूरी तरह से उलट दिया था। 1679 में इसने नॉन मुस्लिम्स पर फिर से जजिया कर लागू किया। इसने बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स को तोड़ा। उसके साथ साथ इतने हिंदू टेम्पल्स को मॉस्क में कन्वर्ट किया। इसने इस्लामिक धर्म को लागू किया भारत के अंदर, विच लीड टू द डिसकंटिन्यूटी अमंग नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स। इकोनॉमिकल आर्थिक नीतियों की अगर मैं बात करूं तो मेजरली ये एग्रीकल्चर पे फोकस करता था। एग्रेरियन रिफॉर्म्स इसने बहुत सारे इंट्रोड्यूस किए थे और इसने टैक्स सिस्टम को भी मुगल एम्पायर एरा में इम्प्रूव किया था। ही ऑल्सो एनकरेज द कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स, जो नकदी फसलों की खेती होती थी ये उसको प्रोत्साहित करता था। बट इसने अफीम की खेती को पूरी तरह से बंद कर दिया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ओपियम अफीम की खेती किस मुगल साम्राज्य के टाइम पे बंद हुई या किस मुगल रूलर के टाइम पे बंद हुई थी। तो औरंगजेब के टाइम पे इसने अफीम की खेती को बंद कर दिया था, एम्पायर में वाइन को बंद कर दिया था, म्यूजिक को भी बंद कर दिया था। क्लियर। ओके। मिलिट्री कैंपेन बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थी। ऑलमोस्ट पूरे नॉर्थ टू साउथ मोस्ट ऑफ द रीजन्स को जीत लिया था। इसने कई बार ब्रिटिश को मजबूर कर दिया था भारत से भागने के लिए। तो इसने मुगल एम्पायर को बहुत वास्ट एरिया तक एक्सटेंड किया था।
बहुत स्ट्रांग मिलिट्री पॉलिसी थी इसकी, मिलिट्री कैंपेन करता था, साउथ श्रीलंका तक कुछ रूलर्स मानते हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं इसने कब्जा कर लिया था। तो अपने शासनकाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सैन्य अभियानों में बिताया, विशेष रूप से दक्कन में। तो सदर्न इंडिया में इसने बहुत अटैक किए थे, जिसमें गोलकुंडा, बीजापुर, उसके साथ साथ इसकी जाटों के साथ भी विद्रोह हुए हैं, जिसमें गोकुला और राजा राम भी रहे हैं। नेक्स्ट, डेक्कन कैंपेन। जैसे हमने पढ़ा, इसने डेक्कन में बीजापुर को कैप्चर कर लिया था और गोलकुंडा पर भी कब्जा कर लिया था। शिवाजी के साथ भी इसने डेक्कन में बहुत सारी बैटल्स रही हैं और आगे चल के शिवाजी के सक्सेसर को भी इसने मार दिया था। तो जिस टाइम पे शिवाजी थे, बेसिकली लगभग 1658 शिवाजी का जो शासन स्टार्ट हुआ था, वो उस टाइम पे शाहजहां चल रहा था। बट शाहजहां जैसे ही गद्दी से उतरता है, औरंगजेब बनता है नेक्स्ट रूलर मुगल एम्पायर के अंदर, तो ये शिवाजी को मारने के लिए अफजल खां, शाहिस्ता खां को भेजता है और फाइनली पुरंदर की संधि के थ्रू ये शिवाजी को आगरा में कैप्चर भी कर लेता है। तो शिवाजी के साथ भी इसकी बैटल्स रही हैं और शिवाजी के उत्तराधिकारी को भी इसने मारा था, जिसमें शाहू थे, संभाजी महाराज थे बेसिकली। साहू को इसने कैप्चर किया था। राजा राम की भी डेथ इसी के टाइम पर हुई थी। रिबेलियन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, इसके रिबेलियंस रहे हैं राजपूतों के साथ, सिखों के साथ, दो जाट विद्रोह हुए थे गोकुला और राजा राम की लीडरशिप में। ऑल्सो मराठास के साथ भी इसके कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, मराठास के साथ भी इसने बैटल्स लड़ी हैं। तो काफी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर्स थी इसकी, जो आसपास के जितने भी कंटेम्पररी रिलीजन हो, चाहे अलग एम्पायर्स हो, पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर, इसने सभी के साथ बैटल्स लड़ी थी और ऑलमोस्ट सभी में ये सक्सेसफुल भी रहा था, अपार्ट शिवाजी। ये कभी शिवाजी को नहीं हरा पाया था, एक बार धोखे से इसने कैप्चर कर लिया था शिवाजी को। शिवाजी ने दो बार इसके टाइम पर सूरत में लूट भी की थी, 1664 और 70 में सूरत में बंदरगाह को लूटा था। बट शिवाजी के जो सक्सेसर रहे उनको इसने हराया था और मारा भी था। कल्चर एंड आर्किटेक्चर कंट्रीब्यूशन, बेसिकली ये इस्लामिक आर्ट और आर्किटेक्चर को प्रमोट करता था। इसने बादशाही मॉस्क बनवाई थी लाहौर में, उसके साथ साथ बीबी का मकबरा बनवाया था औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में। तो इसने अपने नाम से, औरंगजेब के नाम से औरंगाबाद करके एक शहर स्टैब्लिश किया था और वहीं पर अपनी वाइफ का मकबरा बनाया था, जो सिमिलर है ताजमहल के, जिसे बीबी के मकबरे के नाम से जाना जाता है। तो आर्किटेक्चर में भी काफी रोल रहा है। ताजमहल के सिमिलर एक टूम बनवाई थी अपनी वाइफ की। देख सकते हैं आप, ये इसकी बीवी का मकबरा है जो औरंगाबाद में, जो सेम टू सेम ताजमहल की तरह लगता है। कल्चरल पॉलिसीज की बात करूं, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया है, इसने म्यूजिक और डांस को अपने कोर्ट में पूरी तरह से बंद कर दिया था, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑर्थोडॉक्स इस्लाम्स में बिलीव करता था और इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार म्यूजिक एंड डांस बेसिकली गलत है। उसके साथ साथ इसने बहुत सारे रिलीजियस लिटरेचर्स को भी प्रिजर्व किया था। नेक्स्ट, लेटर ईयर एंड डिक्लाइन। अगर मैं स्टोरी में बात करूं तो शाहजहां से मेंटल बीमारी की वजह से काफी लंबी उम्र में, लगभग 90 प्लस का हो गया था जब इसकी डेथ हुई थी। So he faced difficulties in administering the vast empire, leading to increased decentralization and weakening of central authority. तो बहुत वास्ट एरिया पे कब्जा कर लिया था। अब शाहजहां बूढ़ा हो चला था, अब शाहजहां बीमार भी रहने लगा था। बहुत सारे बेसिकली जो मिनिस्टर्स थे वो शाहजहां के अगेंस्ट थे। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स और चैलेंजेस की वजह से धीरे धीरे शाहजहां के हाथ से सत्ता चलती चली गई, कमजोर पड़ता चला गया शाहजहां, बीमार पड़ गया और फाइनली 1707 में शाहजहां की डेथ हो गई। डेथ 1707 में अहमदनगर महाराष्ट्र में शाहजहां की डेथ होती है। खुलबाद बाद नियर औरंगाबाद में इसकी टूम बनवाई जाती है। शाहजहां को इसकी स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू इस्लामिक प्रिंसिपल्स के लिए जाना जाता है। हिज रीजन मार्क द पीक टेरिटोरियल एक्सटेंड ऑफ मुगल एम्पायर। जैसे हमने पढ़ा कि इसका पूरा जीवन सिर्फ एक्सपेंड करने में ही निकला है। सो 1707 में अहमदनगर में इसकी मृत्यु होती है। औरंगाबाद के निकट खुलदाबाद में इसे दफनाया जाता है। इसे अपनी विस्तारवादी नीतियों, इस्लामिक सिद्धांतों के सख्त पालन के लिए जाना जाता है।
शाहजहां म्यूजिक खुद प्ले करता था, काफी अच्छा म्यूजिशियन था। मीर मोहम्मद हकीम इसके टीचर थे, बट इसने अपने एम्पायर में मुस्लिम लॉ का हवाला देते हुए म्यूजिक को पूरी तरह से बैन कर दिया था। इसने एक जटिल विरासत छोड़ी अपनी मृत्यु के बाद। जटिल विरासत क्यों कह रहे हैं? इतना बड़ा एम्पायर, जो आगे के रूलर्स आए वो काफी वीक थे, तो आगे चल के जितने भी ये कॉलोनियल्स थी, जो पोर्तुगीज आ रखे थे भारत में, ब्रिटिश आए हुए थे, डचेस थे, फ्रेंच, उन्होंने धीरे धीरे मुगल एम्पायर पे कब्जा करना स्टार्ट किया। इसलिए हम औरंगजेब को आखिरी इंपॉर्टेंट और आखिरी पावरफुल मुगल रूलर पढ़ते हैं। क्लियर? सो ये आखिरी पावरफुल मुगल रूलर था जिसकी 1707 में मृत्यु हो गई। सो औरंगजेब का एम्पायर हमने समझा है, कैसे औरंगजेब ने कब्जा किया, कैसे बैटल्स लड़ी अपने ब्रदर्स के साथ, और कैसे फाइनली 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई। तो पोस्ट औरंगजेब पीरियड की अगर हम बात करें, तो औरंगजेब की डेथ के बाद धीरे धीरे मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है, मुगल साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट होता है। उसकी डेथ के बाद उसके बेटे आता है जिसका नाम था बहादुर शाह फर्स्ट, देन आजम शाह और काम बख्श आते हैं। बट जितने भी रूलर्स आते हैं वो काफी वीक होते हैं, और फाइनली ब्रिटिश आफ्टर 1857 रिवोल्ट मुगल एम्पायर को पूरी तरह से भारत में खत्म कर देते हैं। क्लियर? तो समझते हैं पोस्ट औरंगजेब पीरियड, औरंगजेब की डेथ के बाद कैसा औरंगजेब का पीरियड रहा, कैसा मुगल एम्पायर रहा, कौन कौन रूलर्स रहे थे, क्या उनके सामने चैलेंजेस थे। तो सबसे पहले मैं बात करूं, औरंगजेब की डेथ के बाद लगभग 5 साल के लिए उसका बेटा बहादुर शाह फर्स्ट नेक्स्ट रूलर बना। तो ये 1707 में रूलर बना था, लगभग 1712 तक इसने रूल किया था। औरंगजेब की डेथ के बाद भी उसके बेटों में सत्ता को लेकर लड़ाइयां स्टार्ट हो गई थी। तो बहादुर शाह फर्स्ट ने अपने भाइयों को हराया, उसके बाद सल्तनत हासिल की। He basically tried to attempted or adopt a conciliator policy towards the Rajput Marathas and Sikhs to establish the empire. तो इसने बेसिकली राजपूतों, मराठों, सिखों के प्रति समझौतावादी नीति अपनाने का प्रयास किया था। He continue face conflicts and regional uprising. तो इसके टाइम पे ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ फेमस नहीं हुआ जो हमें पढ़ना हो। आपको सिर्फ याद रखना है औरंगजेब की डेथ के बाद बहादुर शाह फर्स्ट नेक्स्ट रूलर रहा था। क्लियर? उसके बाद जहांदार शाह आया जो 1712 से 1713 लगभग 1 साल के लिए शासक रहा था। इसने बेसिकली इसके टाइम पे जो इसने थ्रोन लिया था, अपने नोबल और अपने बेसिकली मिनिस्टर जुल्फिकार खां के सपोर्ट से इसने सत्ता हासिल की थी। और आगे चल के इसकी भी डेथ हो गई। इसको सैयद बंधुओं के समर्थन से इसके भतीजे फर्रुख शियार ने इसे मार दिया, और आगे चल के नेक्स्ट रूलर फर्रुख शियार बना जो 1713 से 1719 तक रूलर रहा था। तो फर्रुख शियार सैयद ब्रदर्स की हेल्प से रूलर बना था, और यही वो फर्रुख शियार था जिसने ब्रिटिश को परमिशन दी थी बंगाल में ट्रेड करने की। और आगे आपको पता है ब्रिटिश ने बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर से बंगाल पर कब्जा किया। अब ये फर्रुख शियार की सैयद ब्रदर्स की हेल्प से फर्रुख शियार नेक्स्ट रूलर बनाया, तो कहीं ना कहीं इसके एम्पायर में सैयद ब्रदर्स का रूल रहा होगा। ये सैयद ब्रदर्स के अंडर पपेट की तरह रूल करना स्टार्ट करेगा। ये कोशिश करेगा किसी तरह से ये सैयद ब्रदर्स के इन्फ्लुएंस को रोके, बट आगे चल के सैयद ब्रदर्स ज्यादा पावरफुल होंगे, जिस वजह से फर्रुख शियार की हार होगी। डन? सो आगे चल के इसको सैयद ब्रदर्स के थ्रू ही मार दिया जाएगा। नेक्स्ट सैयद ब्रदर्स एंड पपेट एम्परर। आगे चल के सैयद ब्रदर्स आएंगे जिसमें रफीद उद दरजात और शाहजहां सेकंड होगा। ये काफी छोटा इनका 2-2 3-3 महीने का रूलिंग टाइम रहा है, तो आपको इनसे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ ऐसा पॉइंट नहीं बनता जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। उसके बाद मोहम्मद शाह आएगा जिसे मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता था, और यही सबसे बड़ा रीजन रहा मुगल एम्पायर के पतन का। इतिहासकार बताते हैं इसने कभी कोई ऐसी मेजर बैटल लड़ी ही नहीं। ये ब्रिटिश के साथ ट्रीटी पे ट्रीटी साइन करता चला गया, जिस वजह से ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया। ये सिर्फ बेसिकली एंजॉय में बिलीव रखता था, और इसने कोशिश नहीं की मुगल एम्पायर को कंटिन्यू रखने की, या
मुगल एम्पायर को ये कंटिन्यू पावरफुल नहीं रख पाया। तो 1719 टू 1748 तक मोहम्मद शाह का शासन रहा। क्लियर? मोहम्मद शाह के टाइम पे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि किस मुगल रूलर के टाइम पे नादिर शाह ने भारत में अटैक किया था। ये इराक से आया था जो पिकॉक थ्रोन और कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया था भारत से। तो 1739 में नादिर शाह के टाइम पे ही मोहम्मद शाह के टाइम पे ही नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। नादिर शाह बेसिकली इराक से आया था जिसने भारत को लूटा था। बहुत बड़ा खजाना ये भारत से लूटकर पर्शिया लेकर गया था, जिसमें पिकॉक थ्रोन भी था जिसको शाहजहां ने दिल्ली रेड फोर्ट में स्टैब्लिश कराया था। उस पिकॉक थ्रोन के ऊपर ही कोहिनूर हीरा लगा हुआ था जिसको नादिर शाह लूटकर पर्शिया ले जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे कैसे पर्शिया से और कैसे इराक से कोहिनूर हीरा भारत आता है रंजीत सिंह के टाइम पर। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह बहादुर नेक्स्ट रूलर बनेगा जो 1748 से 1754 तक रूल करेगा। क्लियर? इसको इसी का मिनिस्टर इमाद उल मुल्क मार देगा। नेक्स्ट आलमगीर सेकंड रूलर बनेगा जो 1754 से 1759 तक रूल रहेगा, जिसको भी इसी का मिनिस्टर इमाद उल मलिक मार देगा। तो ये भी काफी वीक था, इतना पावरफुल नहीं था, कोई ऐसा काम नहीं हुआ इनके टाइम पे जो आपको पढ़ने की जरूरत हो। आपको सिर्फ नाम याद रखने, शाह आलम सेकंड 1760 टू 1806 तक ये रूलर रहा था। इसने कोशिश की थी मराठास और ब्रिटिश से बेसिकली समर्थन लेके अपना जीता हुआ एम्पायर वापस लेने के लिए। नेक्स्ट, जिस टाइम पे शाह आलम द्वितीय था उसी टाइम पे बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में। वैसे हम अलग से पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर जब हम कंट्रोल ऑफ बंगाल पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा यहाँ पे मैं रेफरेंस दे देता हूँ बैटल ऑफ बक्सर क्यों हुई और क्या शाह आलम सेकंड मींस मुगल एम्परर का रोल रहा इस बैटल में। सो बेसिकली बैटल ऑफ बक्सर हेक्टरो मुनरो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लीड कर रहे थे और मीर कासिम के बीच में थी। मीर कासिम को हेक्टरो मुनरो ने ही बंगाल का नवाब अपॉइंट किया था, बट मीर कासिम को हेक्टरो मुनरो के अंडर काम करना था जो मीर कासिम ने डिनाई कर दिया। मीर कासिम एक छोटी बैटल लड़ता है हेक्टरो मुनरो और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ और सल्तनत छोड़ के भाग जाता है। आगे चल के मीर कासिम शाह आलम सेकंड जो मुगल नवाब चल रहे थे या मुगल रूलर चल रहे थे उनसे हेल्प मांगेगा, उसके साथ साथ अवध के नवाब से हेल्प मांगेगा। तो ये तीनों मिलकर शाह आलम सेकंड, नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम एंड नवाब ऑफ अवध, ये तीनों मिलकर ब्रिटिश के अगेंस्ट बैटल लड़ते हैं जिसे बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है। इस बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश शाह आलम सेकंड, नवाब ऑफ बंगाल एंड नवाब ऑफ अवध तीनों को हराते हैं और शाह आलम सेकंड को इम्प्रेस कर देते हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर का रेफरेंस यहाँ पर क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर शाह आलम का इन्वॉल्वमेंट रहा बैटल ऑफ बक्सर में। नेक्स्ट, मुगल एम्परर अंडर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बहादुर शाह सेकंड के बाद लगभग 1837 से 1857 तक जो शासक रहा था बहादुर शाह सेकंड, जिसे लास्ट मुगल एम्परर कहा जाता है, ये फाइनली 1857 की क्रांति के बाद इसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। सो होता क्या है, जब 1857 की क्रांति होती है जो मेरठ से स्टार्ट होती है, दिल्ली में लीड होती है, वहां पर बहादुर शाह सेकंड को एक दिन के लिए दिल्ली का रूलर बनाया जाता है। आगे चल के ब्रिटिश बहादुर शाह सेकंड को कैप्चर कर लेते हैं, मुगल एम्परर को और मुगल रूल को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है और बहादुर शाह सेकंड को बेसिकली रंगून भेज दिया जाता है पेंशन पर। सो 1857 के रिबेलियन के बाद जो लास्ट रूलर था मुगल एम्परर बहादुर शाह सेकंड, उसे रंगून भेज दिया गया और भारत से मुगल एम्पायर को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और यहाँ से ब्रिटिश इन्फ्लुएंस भारत में प्रॉपरली स्टार्ट होता है। सो हमने समझा है मुगल एम्पायर फर्स्ट रूलर बाबर से बहादुर शाह सेकंड तक कैसे कैसे कौन कौन मेजर रूलर्स रहे, उसके बाद पोस्ट औरंगजेब रूलर्स ये कैसा मुगल पीरियड रहा, और लास्ट में हमने समझा लेटर एम्परर्स एंड डिक्लाइन रीजन ऑफ मुगल एम्पायर। तो औरंगजेब के बाद पावरफुल रूलर्स नहीं थे, भारत में कॉलोनियल रूल स्टार्ट हो गया, जितने भी रूलर्स आए वो काफी वीक थे जिस वजह से मुगल एम्पायर 1857 के रिवोल्ट के बाद पूरी तरह से डिक्लाइन हो। क्लियर? सो यहां तक समझ आए आप लोगों को? तो सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में डायरेक्टली ये पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं,
अब हमें समझना है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। कैसा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन होता था? सबसे पहले रोल ऑफ एम्परर, जो शासक होता था उसका मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल हुआ करता था, कैसे वो रोल प्ले करता था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में। सो जो राजा होता था, जो सुल्तान होता था, जो शहंशाह होता था, वो सुप्रीम अथॉरिटी होता था, सबसे बड़ी पावर होता था। इसी के अंडर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता था और सारी एब्सोल्यूट पावर्स को राजा और किंग ही होल्ड करता था। तो सर्वोच्च प्राधिकारी होता था, सम्राट प्रशासन में केंद्रीय व्यक्ति था जिसके पास सारी शक्तियां होती थी। डिवाइन राइट्स, राजा के पास डिवाइन राइट्स थे, मींस बोथ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस राइट्स। तो जो राजा होता था उसके पास देवी अधिकार होते थे, जिसमें सम्राट के पास राजनीतिक और धार्मिक दोनों तरह के अधिकार सीमित निहित थे। जो राजा होते थे वो पेट्रोन होते थे आर्ट, कल्चर, रिलीजियस एंड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। तो सम्राट कला, संस्कृति और धर्म का संरक्षक कहलाता था तथा समाज के विभिन्न पहलुओं को भी प्रभावित करता था। तो इन सिंपल टर्म्स जो राजा होता था वही सुप्रीम पावर होता था, उसी के पास पॉलिटिकल राइट्स होते थे, उसी के पास रिलीजियस राइट्स होते थे। क्लियर? मनसबदारी सिस्टम, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में मनसबदारी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मनसबदारी सिस्टम जैसे हमने समझा, मनसबदारी सिस्टम का मतलब होता था, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको अकबर में, तो ये मैं ब्रीफली रिवाइज करा रहा हूं आपको। मनसबदारी सिस्टम का मतलब होता था ऑफिसर्स को रैंक में डिवाइड करना, 10 टू 10,000 उनकी पावर्स के अकॉर्डिंग ऑफिसर्स को रैंक में डिवाइड किया जाता था, जिसको अकबर ने स्टार्ट किया था। सिविल और मिलिट्री दोनों तरह के ऑफिसर्स इसके पार्ट होते थे। आगे चल के औरंगजेब के टाइम पे मनसबदार को प्रमोशन भी मिलना स्टार्ट हो गया था और मैक्सिमम मनसबदार भी थे। मनसबदार की रैंक्स डिवाइड करती थी जात और सवार्स के बेसिस पे, मींस कितनी उनकी पर्सनल रैंक है और कितने उनके पास सवार्स मीन कैवलरी रैंक्स है। तो दो तरह की रैंक्स होती थी, सवार जितने ज्यादा घुड़सवार उतनी बड़ी रैंक, और जात मींस उनकी पर्सनल ऑफिशियल रैंक्स। मनसबदार के पास जागीर होती थी जहां से वो टैक्स वसूला करते थे। ये मनसबदारी सिस्टम अकबर के टाइम से लेके औरंगजेब के टाइम तक कंप्लीटली चला था। क्लियर? सो मनसबदारी सिस्टम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का एक महत्वपूर्ण अंग हुआ करता था। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले सेंट्रल आर्मी को डायरेक्ट कंट्रोल किया जाता था राजा के थ्रू, जिसमें कैवलरी, इन्फेंट्री और आर्टिलरी इंक्लूड होती थी। जो जो सम्राट होता था वो डायरेक्टली घुड़सवार सेना, पैदल सेना और तोपखाना को कंट्रोल करता था। राजा ही रैंक डिसाइड करता था, प्रोवाइड करता था ट्रूप्स अकॉर्डिंग टू देयर रैंक्स, इंश्योरिंग अ लार्ज एंड रेडी आर्मी। ट्रेनिंग इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जाते थे मिलिट्रीज को, रेगुलर ट्रेनिंग्स होती थी, मॉडर्न इक्विपमेंट दिए जाते थे इंक्लूडिंग फायर आर्म्स एंड कैनन्स। तो जो सेना होती थी उसको प्रशिक्षण दिया जाता था और तोपों और आग्रह स्त्रोतों के साथ उन्हें अलग अलग उपकरण प्रोवाइड किए जाते थे। डन? प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जब हम प्रांतीय प्रशासन की बात करेंगे तो हमने समझा है कि सूबाज होते थे प्रोविंसेस में, जो मेन होते थे उन्हें प्रांत कहा जाता था। सो दीज एम्परर्स वर डिवाइडेड इनटू प्रोविंशियल की कोल्ड सुबास। अकबर के टाइम पे टोटल 15 सुबास हुआ करते थे और औरंगजेब के टाइम पे टोटल 21 प्रोविंसेस थे, 21 सुबास थे। तो साम्राज्य को सूबे नामक प्रांतों में विभाजित किया जाता था। अकबर के टाइम पे कुल 15 सुबास थे एंड औरंगजेब के टाइम पे पूरे भारत में 21 सुबास, यानी औरंगजेब के एम्पायर को पूरे 21 सुबास में डिवाइड किया गया था। नेक्स्ट, जागीर्स। जागीर्स बेसिकली लैंड ग्रांट्स होते थे, कैश पेमेंट की जगह जो मनसबदार को जमीन दी जाती थी, असाइन टू मनसबदार इंस्टीड ऑफ कैश सैलरीज, जागीर वर प्राइस ऑफ लैंड फ्रॉम विच दे कलेक्ट रेवेन्यू। सो होता क्या था, जितने भी मनसबदार होते थे, ऑफिसर्स होते थे, उन्हें जागीर दे दी जाती थी, एक लैंड का टुकड़ा दे दिया जाता था जिससे वो रेवेन्यू कलेक्ट करके एज अ सैलरी इस्तेमाल करते थे। टेम्परेरी ओनरशिप, जागीर वर नॉट हेरिडेटरी एंड कुड बी ट्रांसफर। ऐसा नहीं था कि एक ऑफिसर को अगर जागीर दे दी गई है तो वो हेरिडेटरी होगी, वो उसकी जरूरी नहीं है उसकी आगे वंश को दी जाए, इसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे भी ट्रांसफर किया जा सकता था। डन?
सूबेदार का क्या रोल रहता था प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में? रोल ऑफ लोकल गवर्नर्स मीन जो सूबेज होते थे उनके जो हेड होते थे सूबेदार। सूबेदारों को डायरेक्ट राजा के थ्रू अपॉइंट किया जाता था, जिनका काम होता था जितनी भी सभाज हैं उन्हें एडमिनिस्टर करना, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करना और इंपीरियर पॉलिसीज को वहां पर इम्प्लीमेंट करना। तो सूबेदार को सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था, वे सूबे के प्रशासन का ध्यान रखते थे, वहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखते थे, राजस्व वसूली करने का काम होता था और शाही नीतियों को लागू करने का काम भी सूबेदार का होता था। दीवान्स होते थे और कोतवाल्स होते थे। कोतवाल्स होते थे पुलिस चीफ, जिनका काम होता था लॉ एनफोर्समेंट एंड पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना, और जो दीवान्स होते थे वो रिस्पॉन्सिबल होते थे रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन इन सूबास। सो दीवान होते थे सूबे में जो राजस्व संग्रह और प्रशासन के लिए जिम्मेदार वित्तीय अधिकारी होते थे, और कोतवालों का काम होता था समाज में कानून को बनाए रखना। रिवेन्यू सिस्टम, मुगलों के टाइम पे रिवेन्यू सिस्टम कैसा हुआ करता था? मुगलों के टाइम पे जो रिवेन्यू सिस्टम था हमने पढ़ा है टोडरमल ने स्टार्ट किया था, जिसे जब्ती सिस्टम कहा जाता था। मैं प्रीवियसली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जब्ती सिस्टम का मतलब होता था, टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के टाइम पर। तो इन्होंने 10 साल तक पूरे एम्पायर को ऑब्जर्व किया और वहां पर चेक किया कि कहां पर कैसी उपज है, और उसके बेसिस पे लैंड को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। इसमें इंक्लूड था पोलज, परोती, चाचर और बांजर। तो यहाँ पर एक बार ये समझ लेते हैं, टोडरमल ने लैंड्स को मेजरली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पोलज वो बहुत फर्टाइल जमीन जहां पर एक साल में आराम से फसल ले ली जाती थी, जहां पर हर साल खेती होती थी। जो सबसे उपजाऊ जमीन होती थी उसे पोलज कहा जाता था। परोती वो जमीन होती थी जो थोड़ी कम उपजाऊ होती थी, जिसमें एक बार खेती लेने के बाद थोड़ा टाइम के लिए छोड़ना पड़ता था। चाचर वो जमीन होती थी जहां पर 3-4 साल में एक फसल ली जाती थी, और बांजर मींस बंजर जमीन, नॉन फर्टाइल जमीन। सो जहां पर जैसी जमीन, जिस जमीन को जो नाम, लेट्स सपोज कोई पोलर जमीन है, किसी को पोलज कह दिया गया, मींस मोस्ट फर्टाइल जमीन है, तो वहां पर टैक्स ज्यादा होगा। अगर बंजर जमीन है तो वहां पर टैक्स बहुत कम होगा। तो टोडरमल ने रिवेन्यू सिस्टम रिफॉर्म बेसिकली लेके आए थे मुगल एम्पायर में, जिसे हम जब्ती सिस्टम के नाम से जानते हैं। सो जब सिस्टम हमने समझा है, 10 साल के लिए ऑब्जर्व किया गया और उसके बाद फिक्स रेट कर दिए गए जहां पर जैसी जमीन जैसी क्रॉप थी। तो ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्लियर? नेक्स्ट इज दहसाल। दहसाल वही सीन था जिसमें एवरेज प्रोडक्शन का 1/3 टैक्स लिया जाता था, जिसमें 10 साल के लिए बेसिकली ऑब्जर्व करके टैक्स को फिक्स कर दिया गया था। तो दहसाल और जब्ती सिस्टम सेम ही सिस्टम है। क्लियर? और रिवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता था, या तो वो कैश की फॉर्म में होता था या वो बार्टर की फॉर्म में होता था। रिलीजियस पॉलिसीज, रिलीजियस पॉलिसीज काफी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, यहाँ पर एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अकबर की सुल्क एक कुल पॉलिसी, सुलह एक कुल, जिसका मतलब होता था यूनिवर्सल पीस। तो अकबर ने एक पॉलिसी बनाई थी जिसमें सुलह एक कुल के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब होता था बेसिकली सभी धर्मों को टॉलरेट करना है, मींस किसी भी धर्म को छोटा नहीं समझना है, या सभी धर्मों को प्रमोट करना है। क्लियर? तो अकबर प्रमोटेड रिलीजियस टॉलरेंस एंड हार्मनी अमंग डिफरेंट फेथ। तो अकबर ने विभिन्न धर्मों के बीच धार्मिक सहिष्णुता और सद्भाव को बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट, अबोलिशन ऑफ जजिया हमने पढ़ा है। इसी में जजिया को अबोलिश भी किया गया था मुगल रूलर में, मुगल टाइम में, और जजिया को दोबारा लागू भी किया गया था। तो अकबर ने 1564 में जजिया खत्म किया था जो नॉन मुस्लिम्स पे लगता था, और आगे चल के औरंगजेब की ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज में जजिया को दोबारा से इम्पोज कर दिया गया और बहुत सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉयड किया गया, जिसमें काशी विश्वनाथ टेम्पल भी शामिल है जो प्रेजेंट डे वाराणसी में लोकेटेड है। क्लियर? तो औरंगजेब की रूढ़िवादी नीतियों में जजिया को दोबारा लागू किया गया और बहुत सारे मंदिरों का
विनाश किया गया, बहुत सारे मंदिरों को ध्वस्त किया गया। सोशल स्ट्रक्चर, अगर हम सामाजिक स्ट्रक्चर की बात करें, हिरार्कियल स्ट्रक्चर कैसा रहा है? एम्परर एंड नोबिलिटी, बेसिकली सेंट्रल अथॉरिटी एम्पर के हाथ में होती थी, विद नोबल्स, मनसबदार जो थे वो मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स प्ले करते थे। जो जमींदार होते थे और जो पीजेंट्स होते थे, लैंड ऑनर्स, जमींदार कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट हु कल्टिवेटेड द लैंड। तो जमींदार किसानों से हाँ रेवेन्यू वसूला करते थे। जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम की अगर हम बात करें, जाति व्यवस्था थी, इन्फ्लुएंस रहा है सोसाइटी में, जो ऑक्यूपेशन एंड सोशल स्टेटस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती थी, प्रभाव डालती थी व्यवसाय और सामाजिक स्थिति में। ठीक है, तो सोशल हायरार्की इस तरह से थी कि एम्परर एंड नोबिलिटी का काम था एडमिनिस्ट्रेशन डील करना, जमींदार का काम था पीजेंट से टैक्स वसूलना, और कास्ट सिस्टम भी हुआ करता था। नेक्स्ट, स्टेटस ऑफ व्यूमेन। यहां पर हम बात करेंगे रॉयल व्यूमेन की। जो रॉयल व्यूमेन्स होती थी, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, हैड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन कोर्ट पॉलिटिक्स एंड पैट्रोनेज ऑफ आर्ट। तो उनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहा है कोर्ट पॉलिटिक्स में एज वेल एज पैट्रोनेज ऑफ आर्ट में। सती एंड पर्दा, विडो ऑफन प्रैक्टिस सती, जो विडो होती थी वो सती प्रथा प्रैक्टिस करती थी, वाई पर्दा वाज कॉमन अमंग अपर क्लास फैमिलीज आल्सो। तो जो पर्दा प्रथा थी वो उच्च वर्ग की महिलाओं में भी आम बात थी। एजुकेशन, एजुकेशन को हमेशा प्रमोट किया गया है। कुछ मुगल रूलर्स ने सभी तरह के एजुकेशन को प्रमोट किया है, कुछ मुगल रूलर्स ने इस्लामिक एजुकेशन को प्रमोट किया है। तो एम्परर एंड नोबल प्रमोट एजुकेशन पार्टिकुलरली इन पर्शियन एंड इस्लामिक स्टडीज। मदरसा और भी स्टैब्लिश किए गए थे जिसमें बड़े बड़े स्कॉलर्स आके पढ़ाते थे। इस्लामिक एजुकेशन फ्लोरिश विद मदरसा सर्व एज द सेंटर ऑफ द लर्निंग, मींस मदरसा लर्निंग के मेन सेंटर हुआ करते थे। तो इस्लामिक शिक्षा का विकास हुआ था मुगल एम्पायर के टाइम पे, और मदरसा शिक्षा के केंद्र के रूप में कार्य करने लगे थे। नेक्स्ट, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मुगल एम्पायर आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। चाहे मैं बात करूं, हुमायूं से लेकर औरंगजेब के टाइम तक अलग अलग आर्किटेक्चर्स बनवाए गए हैं, जिसमें ताजमहल शामिल है, हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसको शाहजहां ने मुमताज महल की याद में पर्शियन, इस्लामिक एंड इंडियन स्टाइल में बनवाया था। उसके अलावा रेड फोर्ट बनवाया गया, जिसको शाहजहां ने दिल्ली में और अकबर ने आगरा में स्टैब्लिश किया था। जामा मस्जिद, एक दिल्ली में एक आगरा में, बाय शाहजहां एंड हिज डॉटर आरामारा। So one of the largest mosque in India built during the time of Shahjahan reign. So आर्किटेक्चर के लिए पूरा मुगल एम्पायर जाना जाता है। पेंटिंग्स, जहांगीर के टाइम पर पेंटिंग्स अपने पीक पॉइंट पर थी। अकबर ने भी पेंटिंग्स को प्रमोट किया था, अकबर के टाइम पे भी काफी पेंटिंग्स प्रमोट हुई थी। तो मुगल मिनिएचर पेंटिंग फ्लोरिश अंडर अकबर एंड जहांगीर। अकबर और जहांगीर के टाइम पे पेंटिंग फ्लोरिश हुई थी। डेप्सिट कोर्ट सीन्स, पोर्ट्रेट एंड नेचुरल लैंडस्केप विद इंट्रिक डिटेल्स। पेंटिंग्स में पर्शियन लिटरेचर, हिंदू एपिक्स एंड डेली कोर्ट लाइफ के बारे में पेंट किया जाता था। तो जो इनकी थीम्स होती थी वो पर्शियन लिटरेचर के ऊपर बेस्ड थी, हिंदू एपिक्स, जो हिंदू एपिक्स हुए हैं उनके ऊपर बेस्ड थी, और डेली कोर्ट लाइफ के ऊपर पेंटिंग्स बेस्ड होती थी। नेक्स्ट, लिटरेचर एंड म्यूजिक। लिटरेचर और म्यूजिक के लिए भी जाना जाता है, बहुत सारी बुक लिखी गई हैं। बाबरनामा, अकबरनामा, एने अकबरी किताब लिखी गई हैं, तुजुक-ए जहांगीरी। सो बहुत सारे लिटरेचर लिखा गया है जिसमें बाबरनामा इंक्लूड है, एने अकबरी जो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन को बताती है, और तुजुक-ए जहांगीरी जो जहांगीर के एडमिनिस्ट्रेशन को बताती है। म्यूजिक, मुगल एम्पायर में जो कोर्ट हुआ करता था वो म्यूजिशियन से भरा होता था, जहां पर सितार, तबला और सारंगी प्ले की जाती थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहे हैं रामतनु पांडे, जो अकबर के टाइम पे काफी फेमस म्यूजिशियन हुआ करते थे, जिन्हें तानसेन के नाम से भी जाना जाता है। तो तानसेन अकबर के टाइम पे कोर्ट पोइट हुआ करते थे। क्लियर? नेक्स्ट, एग्रीकल्चर। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, मुगल इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू आता था वो एग्रीकल्चर से ही आता था मुगल एम्पायर, मुगल एरा में। मेजर क्रॉप्स व्हीट, राइस, बार्ले एंड मिलेट्स हुआ करती थी, और जो कैश क्रॉप्स होती थी वो कॉटन, शुगर केन, ओपियम एंड
इंडिगो हुआ करती थी। तो ग्रेन्स में बेसिकली अनाज में गेहूं, चावल, जौ और बाजरा हुआ करता था, और नकदी फसलों में कपास, गन्ना, अफीम और नील की खेती शामिल थी। बेसिकली इरिगेशन सिस्टम भी काफी स्ट्रॉन्ग था, जिसमें रेड पर्शियन व्हील होता था, जिससे कुओं से, वेल से पानी निकाला जाता था। नहरें होती थी, और उसके साथ साथ कैनाल सिस्टम्स भी मुगल एम्पायर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ इरिगेशन सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट, ट्रेड। इंटरनल ट्रेड की बात करें तो पूरे एम्पायर में ट्रेड होता था आपस में। फ्लोरिश विद वेल एस्टेब्लिश्ड ट्रेड रूट कनेक्टिंग मेजर सिटीज एंड रीजन्स। बहुत सारे प्रमुख शहर होते थे, बहुत सारे क्षेत्रों को जोड़ा गया था व्यापार के लिए। रेगुलर मार्केट्स होती थी जिन्हें हाट कहा जाता था। बड़ी बड़ी मंडियां होती थी जो लार्जेस्ट ट्रेड सेंटर्स होते थे, उस जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, स्पाइसेस एंड हैंडक्राफ्ट्स का ट्रेड हुआ करता था और आदान प्रदान हुआ करता था। तो जो व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाते थे वो कृषि उपज हुआ करती थी, वस्त्र हुआ करते थे, मसाले हुआ करते थे, और हस्तशिल्प चीजें भी होती थी जिनका आदान प्रदान किया जाता था। क्लियर? नेक्स्ट, एक्सटर्नल ट्रेड। क्योंकि मुगल्स के टाइम पे यूरोपियंस का आना स्टार्ट हो गया था, पोर्तुगीज, डचेस ऑलरेडी स्टेब्लिश हो चुके थे, फ्रेंच आने स्टार्ट हो गए थे, तो इनका यूरोपियन कंपनीज के साथ ट्रेड रहा, इंक्लूडिंग पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच। मेजरली जो एक्सपोर्ट होता था वो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट होता था, जिसमें कॉटन और सिल्क के फाइन क्लोथ्स हुआ करते थे, स्पाइसेस हुआ करते थे, इंडिगो था और ओपियम था। इंपोर्ट में ये प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट करते थे, बुलियंस इंपोर्ट करते थे, और लग्जरी गुड्स का इंपोर्ट हुआ करता था। उसके साथ साथ कुछ रॉ मटेरियल्स का भी आयात हुआ करता था। तो यूरोपियंस के साथ व्यापार था। निर्यात में वस्त्र, मसाले, नील और अफीम निर्यात करते थे। मेजरली दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यात होता था। और आयात बहुमूल्य धातुएं जैसे सोना, चांदी, बुलियन और लग्जरी चीजों का आयात हुआ करता था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मेन सेंटर बंगाल हुआ करता था। आगे चल के हम पढ़ेंगे भी ब्रिटिश क्यों बंगाल पे कब्जा करना चाहते थे। पर्टिकुलरली ढाका, गुजरात और कुछ डेक्कन में भी टेक्सटाइल का काम होता था। प्रोडक्ट फाइन मसलिन्स बनाए जाते थे, सिल्क फाइबर्स बनाए जाते थे, एंड इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरीज के डिजाइन्स बनाए जाते थे। टेक्नोलॉजी, एडवांस लूम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट, हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडक्राफ्ट्स बहुत इस्तेमाल होता था, जिसमें मेटल वर्क्स होते थे, पोट्रीज हुआ करती थी, और कारपेट वीविंग हुआ करती थी। तो मेटल वर्क्स में स्किल्ड आर्टिशियंस बेसिकली हाथ से ज्वेलरी बनाते थे, वेपन्स बनाते थे, और बहुत सारी यूटेंसिल्स टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था। पोट्रीज बनाई जाती थी, मुल्तान और सियालकोट के चमकीले मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। बेसिकली कारपेट वेविंग कश्मीर और आगरा कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध थे, जहां उत्कृष्ट डिजाइन और पैटर्न तैयार किया जाता था। धातु कर्म, बेसिकली लोहा और इस्पात, आयरन और स्टील का इस्तेमाल किया जाता था टूल्स और वेपन्स के कंस्ट्रक्शन के लिए, और यूटेंसिल और डेकोरेटिव आइटम्स और कॉइन्स के लिए कॉपर और ब्रास का इस्तेमाल किया जाता था। तो लोहा और इस्पात औजारों और हथियारों के लिए, और तांबा और पीतल का इस्तेमाल बर्तन और साज सजावट के लिए किया जाता था। मुगल मिलिट्री की अगर हम बात करें तो मिलिट्री के अंदर कैवलरी होती थी, हम पढ़ चुके हैं। घुड़सवारी होती थी, मुख्य रूप से तलवार, भाले और धनुष से लैस घुड़सवार सैनिक होते थे। युद्ध में टोही, झपड़ों और निर्णायक हमलों के लिए उपयोग किया जाता था। तो जिनका मेजर पर्पस होता था टोही, झपड़ों और निर्णायक हमलों के लिए यूज करना। आर्मी स्ट्रक्चर ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पैदल सेना होती थी, उसके अलावा कंपोजिशंस होता था, तोपखाने होते थे जिनका मेजरली काम होता था घेराबंदी करना और क्षेत्रीय लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, गोलीबारी और सामरिक लाभ प्रदान करना। क्लियर? और जो तोपखाना होता था ये मेजरली बाबर और अकबर के टाइम से शुरुआत हुई थी। मिलिट्री कैंपेन, बाबर ने काफी सारे मिलिट्री कैंपेन किए 1526 से 30 तक, जिसमें बाबर ने 4 बैटल्स लड़ी थी, इंक्लूडिंग बैटल ऑफ पानीपत, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। उसके बाद अगर हम बात करें
अकबर के टाइम पे बैटल्स हुई हैं। अकबर ने गुजरात को जीता था, बैटल ऑफ हल्दीघाटी लड़ी थी मेवाड़ के राणा प्रताप के साथ 1576 में। चित्तौड़ को कब्जा किया था 1567 1568 में। सो अकबर के टाइम पे भी काफी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री हुआ करती थी। जहांगीर के टाइम पे जहांगीर ने डेक्कन में अहमदनगर और बीजापुर पे कब्जा किया था। जहांगीर के टाइम पे भी एक काफी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री हुआ करती है। क्लियर। शाहजहां ने भी सदन में कैंपेन किया जिसमें उसने अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा को जीता था, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और औरंगजेब तो जाना ही जाता है अपनी मिलिट्री कैंपेन की वजह से, जिसमें इसने बैटल ऑफ धर्मकट लड़ी थी अपने ब्रदर के साथ 1658 में, और बैटल ऑफ सामूगढ़ में 1658 में इसने अपने ब्रदर दारा शिकोह को मार दिया था। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई थी, जिसमें मुगलों ने ब्रिटिश ने पूरी तरह से बंगाल पे कब्जा कर लिया था। डन। लास्ट, डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर हम समझ चुके हैं ऑलरेडी। डिक्लाइन का रीजन था वीक सक्सेसर। औरंगजेब के बाद जितने भी उत्तराधिकारी आए वो काफी कमजोर थे। उनकी कमजोरी की वजह का फायदा उठाया ब्रिटिश ने, और धीरे धीरे जैसे मुगल एम्पायर कमजोर हुआ, ब्रिटिश पावरफुल होने स्टार्ट हो गए। एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी, प्रशासनिक अकुशलता, जितने भी रूलर्स आगे चल के आए, बेसिकली गवर्नर्स पावरफुल होने स्टार्ट हो गए। गवर्नर्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया। जो सेंट्रलाइजेशन था वो डिसेंट्रलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया। रूलर वीक हुए तो करप्शन बढ़ गया, ब्राइबरी स्टार्ट हो गई, रामपंथ करप्शन, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी स्टार्ट हो गई, जिस वजह से ये एम्पायर धीरे धीरे वीक होता चला गया। इकोनॉमिकल डिक्लाइन सारा जो था वो ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया। कहीं ना कहीं ये पपेट की तरह पूरा फाइनेंस ब्रिटिश की तरफ शिफ्ट हो गया। रिवेन्यू कलेक्शन करप्शन की वजह से कम होता चला गया। तो ये मेजरली रीजन रहे थे डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। रीजनल्स पावर आ गई धीरे धीरे, मराठाओं का उद्गम होना स्टार्ट हो गया, सिख पावरफुल होने स्टार्ट हो गए, जिस वजह से मुगल्स कमजोर पड़ते चले गए। और यूरोपियन कॉलोनी सबसे इंपॉर्टेंट, जिस वजह से धीरे धीरे बेसिकली मुगलों का वर्चस्व कम हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच एंड डचेस ने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर। मिलिट्री भी काफी वीक होना स्टार्ट हो गई थी, काफी वीक मिलिट्री थी क्योंकि राजा काफी वीक थे, जिस वजह से मुगल डिक्लाइन हुए। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स भी थे। औरंगजेब की गैर मुस्लिम नीतियों की वजह से जो आगे रूलर्स आए उनको हिंदुओं का सपोर्ट नहीं मिला, राजपूतों का सपोर्ट नहीं मिला। किसान बहुत परेशान थे, कारीगर परेशान थे, जिस वजह से उन्होंने मुगलों को बायकॉट करना स्टार्ट कर दिया। And the last is summary. The decline of Mughal Empire was basically multifaceted. बहुत सारे बहुआयामी कारण थे, जिसमें हमने समझा है सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट था, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज थी, एज वेल एज इकोनॉमिकल डिक्लाइन भी एक रीजन रहा। क्लियर। सो मुगल एम्पायर हमने कंप्लीटली समझा है, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके रूलर्स तक क्या क्या आर्किटेक्चर बना, कौन कौन से मेजर रूलर्स रहे, पोस्ट औरंगजेब रूलर्स कौन कौन से थे, उनके टाइम पे क्या क्या वर्क्स हुए। सो ये पूरा एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल एम्पायर, एक या दो क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं मुगल एम्पायर से। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा जो हमने पढ़ा है। बाकी नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।